हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम एमएम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। और एमएम थ्योरी अगर हम देखें, एमएम थ्योरी शॉर्ट में हम इसको एमएम थ्योरी बोलते हैं, मोदिगिलानी एंड मिलर थ्योरी, राइट। तो एमएम थ्योरी देखें तो एमएम थ्योरी के बेसिकली टू पार्ट्स हैं। पहला जो है एमएम वन कहलाता है। एमएम वन थ्योरी जो है ये 1958 में आई थी, राइट। और इसका फीचर ये था कि ये विदाउट टैक्स थी, विदाउट टैक्स। और हमें बेसिकली एमएम वन ही पढ़ना है जहाँ पर ये एजम्पशन माना गया था कि टैक्स जो है वो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि विदाउट टैक्स, या आप कह सकते हैं नो टैक्स थ्योरी, आप इसको बोल सकते हैं। और एमएम टू जो है बेसिकली मोदिगिलानी जी ने अपनी ही थ्योरी जो है वो रिवाइज्ड फॉर्म में 1963 में जो है फिर से अपनी ही थ्योरी को रिवाइज किया, ठीक है। रिवाइज थ्योरी आई और जिसमें इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन जो है वो दिखाया गया कि थ्योरी पे अगर, इस थ्योरी पे अगर टैक्स आ जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर एमएम वन और एमएम टू जो है दो थ्योरी है, लेकिन आपके कोर्स में एमएम वन है तो हम यहाँ पर केवल जो है एमएम वन ही करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो एमएम थ्योरी है आपकी इररिलेवेंस, इररिलेवेंस अप्रोच को फॉलो करती है। इररिलेवेंस अप्रोच क्या है? इररिलेवेंस अप्रोच कि कंपनी का कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, कंपनी का कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, मतलब डेट कम हो, ज़्यादा हो, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का प्रपोर्शन कुछ भी हो, उसका कोई इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इररिलेवेंस अप्रोच क्या बोलती है कि कंपनी का कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो, चाहे डेट ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, नो इम्पैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि एमएम थ्योरी जो है वो इररिलेवेंस अप्रोच को फॉलो करती है, राइट। और अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एमएम थ्योरी है ये देखा जाए तो बेस्ड ऑन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पर है। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी जो कि इररिलेवेंस अप्रोच पे ही बेस्ड थी, तो ये भी थ्योरी, एमएम थ्योरी भी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पे ही बेस्ड है, राइट। तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब भी आपसे एग्जाम में एमएम थ्योरी पूछा जाए, ठीक है, तो आपको ये बातें लिखनी है, ठीक है, कि एमएम वन था, एमएम टू था, मोतिलानी जी ने अपनी ही थ्योरी को जो है वो रिवाइज किया 1963 में। एमएम टू में टैक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये दिखाया गया। एमएम थ्योरी इररिलेवेंस अप्रोच को जो है वो फॉलो करती है, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रपोर्शन कम हो या ज़्यादा हो, उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरी इररिलेवेंस अप्रोच को फॉलो करती हुई जो हम ऑलरेडी नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड ये एमएम थ्योरी है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम रहेगा वो आपका सेम रहेगा। जो हमारा एनओआई अप्रोच की ही स्लाइड मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, बिल्कुल डायग्राम आपका सेम रहेगा। केडी और केओ यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। और हमने ये देखा था कि जैसे जैसे लीवरेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो केई है, वो भी आपका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही एनओआई अप्रोच में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सेम प्रपोजिशन आपको यहाँ पे लिखना है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में हमने लिखा था कि जैसे जैसे आप डेट को ज़्यादा जो है डालते हो कैपिटल एम्प्लॉयड में, डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते हो तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है,
फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन भी क्या है, बढ़ जाती है, राइट। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ लिखनी है। तो इसी के साथ आपको याद होगा यहाँ पे हम प्रोपोजिशन 1 में क्या पढ़ रहे हैं, आपको ये भी चीज़ मैंने ऑलरेडी याद करिए पढ़ाया था। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं केओ के थ्रू, ठीक है। और एनओआई थ्योरी में भी ये सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे एनओआई थ्योरी में केओ क्या है, कांस्टेंट है। ईबीआईटी ऑलरेडी हर एक थ्योरी में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ऑलरेडी आपने अजम्पशन में पढ़ा है ईबीआईटी रिस्क सेम रहेगा, रिटर्न सेम रहेगा, तो ईबीआईटी भी क्या है, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, वही इररिलेवेंस अप्रोच। वही इररिलेवेंस अप्रोच क्या बोलेगा यहाँ पे कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डेट, इक्विटी और लीवरेज पोजीशन। मतलब लीवरेज पोजीशन चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कैसे निकालोगे, इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय कैपिटलाइजिंग द ओवरऑल नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद द ओवरऑल और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केओ से हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल। ये हो गया आपका प्रोपोजिशन 1 मोदगिलानी एंड मिलर थ्योरी का, जो आप लिखकर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोजिशन 2 में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है कि देखो केई के बगल में क्या लिखा है, एल, यानी लीवर्ड फर्म का केई, यानी कि एक ऐसी कंपनी, लीवर्ड और अनलीवर्ड क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डियर कई जगह, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। लीवर्ड का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें डेट लगा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। लीवर्ड का मतलब क्या होता है, लीवर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी, या लीवर्ड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें डेट हो, ठीक है। डेट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड, राइट। और अनलीवर्ड कंपनी कौन सी होती है, अनलीवर्ड कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जहां पे डेट नहीं है, नो डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी आपका डेट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं है, ओनली क्या है, इक्विटी, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया कि लीवर्ड कंपनी और अनलीवर्ड कंपनी क्या होती है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल और केवल इक्विटी है, डेट नहीं है। और लीवर्ड कंपनी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ साथ डेट भी है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला हमें दिया, फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया कि लीवर्ड कंपनी का अगर आपको केई निकालना है, ठीक है, तो अनलीवर्ड कंपनी के केई में एक रिस्क प्रीमियम का प्रपोर्शन हम ऐड करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि अनलीवर्ड कंपनी में रिस्क नहीं होता है। अनलीवर्ड कंपनी में रिस्क नहीं होने का मतलब, अब जैसे ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं केई, यहाँ पर डेट क्या है, डेट आपका 0 है, डेट आपका क्या है, 0 है, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये आपका इस पॉइंट पे जो कंपनी है ये अनलीवर्ड है, अनलीवर्ड कंपनी है, क्योंकि केवल और केवल इस पॉइंट पे क्या इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी, 0 डेट है, यहाँ 0 डेट है। लेकिन अब 0 के आगे हम बढ़ के कोई भी पॉइंट ले लें, इन सारे पॉइंट पे क्या है, डेट इंक्लूड है। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे, तो ये कौन सी कंपनी है, यहाँ पे ये जो केओ है ये क्या है, ये लीवर्ड कंपनी है, लीवर्ड कंपनी है, यानी कि यहाँ पे डेट क्या है, इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लीवर्ड कंपनी। तो लीवर्ड कंपनी का केई आप देख रहे हो, देखो अनलीवर्ड कंपनी का केई ये है और लीवर्ड कंपनी का केई ये है, लीवर्ड कंपनी का केई ये है। तो लीवर्ड कंपनी का केई अनलीवर्ड कंपनी के केई से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है कि नहीं है,
ऑब्वियस सी बात है, अनलीवर्ड कंपनी के केई से लीवर्ड कंपनी का केई ज़्यादा है। एनओआई अप्रोच ये बोलता है कि जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट शामिल हो जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया। फाइनेंशियल रिस्क हमने लीवरेज में पढ़ा है। फाइनेंशियल रिस्क यानी कि कंपनी को ये रिस्क है कि कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। तो फाइनेंशियल रिस्क आपको समझ में आ गया। तो जैसे ही कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट शामिल होता है, वैसे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डर लग जाता है फाइनेंशियल रिस्क का। ये बोलता है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, NIMAP थ्योरी, ठीक है, कि डर लग जाता है। और उसके कारण वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी चाहिए। यानी लीवर्ड कंपनी का केई जो है अनलीवर्ड कंपनी के केई से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस फॉर्मूले में बेसिकली यही दिखाया गया कि लीवर्ड कंपनी का केई अनलीवर्ड कंपनी के केई से ज़्यादा है। दैट्स वाई राइट हैंड साइड एक रिस्क प्रीमियम ऐड किया गया है, राइट क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर लीवर्ड कंपनी में एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है। समझ में आ रही है बात ना? ठीक है, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका केई लीवर्ड कंपनी का है, ठीक है, और लीवर्ड कंपनी का केई मैं कह रही हूँ कि अनलीवर्ड कंपनी के केई से क्या है, ज़्यादा है, तो अगर इसको बराबरी में पहुँचाना है, ठीक है, इसको ग्रेटर देन से बराबरी पे पहुँचाना है, तो केई जो अनलीवर्ड का है उसमें हम रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? रिस्क प्रीमियम ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है लीवर्ड कंपनी वाला जो शेयर होल्डर है, एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है, दैट्स वाई हमने रिस्क प्रीमियम ऐड किया। ये वाला जो पोर्शन है ये रिस्क प्रीमियम का है। अब रिस्क प्रीमियम कैसे निकाला गया? रिस्क प्रीमियम कैसे निकाला गया? केई ऑफ अनलीवर्ड कंपनी माइनस केडी इंटू डी अपॉन ई, डेट और इक्विटी का रेशियो। यहाँ पे क्या है, केई जो अनलीवर्ड कंपनी का है उसमें से आप केडी माइनस कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको डेट और इक्विटी के प्रपोर्शन में जो है आप डेट अपॉन इक्विटी से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इक्विटी के प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका केई लीवर्ड कंपनी का निकल आएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगी, जो कि प्रपोजिशन 3 की बात है, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता रही हूँ। ये जो केई अनलीवर्ड कंपनी का है ये बेसिकली केओ है। ये बेसिकली क्या है, केओ ऑफ अनलीवर्ड कंपनी। केओ ऑफ अनलीवर्ड कंपनी कैसे बोल सकते हो, या लीवर्ड कंपनी कैसे बोल सकते हो? अब एक बात बताओ, ये जो अनलीवर्ड कंपनी का ये जो पॉइंट है हेयर, ठीक है, केई ऑफ अनलीवर्ड कंपनी बराबर है केओ के, क्योंकि इस डॉट से ही आपका केओ निकल रहा है, इस डॉट से ही आपका केई बढ़ रहा है। तो यानी कि जब कंपनी अनलीवर्ड है तो वहाँ जो केई है वो केओ के बराबर है। केई जो है वो केओ के क्या है, बराबर है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आना चाहिए कि अनलीवर्ड कंपनी में जो केई होता है वो केओ के बराबर होता है। वो केई क्या है, केओ के बराबर होता है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि केई ऑफ लीवर्ड कंपनी इक्वल टू केओ प्लस केई की जगह हम क्या लिख देंगे, केओ माइनस केडी इंटू डेट अपॉन इक्विटी, ये भी लिख सकते हैं। इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाती हूँ आपको। आपको याद होगा ये एग्जाम्पल केई जो है ग्रेटर देन है केडी से, ये हमारा एग्जाम्पल किसका है, एनओआई अप्रोच का है। याद करिए हमने एनओआई अप्रोच में ये एग्जाम्पल निकाला था जहाँ पे हम केओ को कांस्टेंट रख रहे थे, केडी को कांस्टेंट रख रहे थे और केई निकाल रहे थे रिवर्स तरीके से, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, कि पहले तो हमने केई एज्यूम कर लिया था, पहले वाला केई कि चलो 15% है और 8% है, ठीक है, और इसको निकाल रहे तो फिर हम क्या कर रहे थे, केओ को, क्योंकि एनओआई अप्रोच में बोला जा रहा था कि आपके केडी एंड केओ क्या है, कांस्टेंट है ना। तो पहले तो हमने 15% केई क्या किया, एज्यूम किया,
और हमने क्या निकाला 13.6। फिर सेकंड वाले केस में हमने 13.6 को कांस्टेंट रखा, 8% को देखो कांस्टेंट रखा, देख लो, ठीक है। KO और KD को हमने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। और उसके बाद 13.6 में से, क्योंकि 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके 4 आया था, 13.6 में से 4 क्या करा, माइनस, पहले मतलब कि 13.6 लिखा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने 4% को माइनस किया, तो तीसरा स्टेप आया हमारा 9.6%, ठीक है। और 9.6% को 0.5 से डिवाइड किया, 0.5 से डिवाइड किया, तब हमारा कहीं जाके 19.2% निकल कर आया। याद आया, इसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। फिर केस 3 में हमने 13.6 पहले लिख लिया था, 8% हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। 0.8 से 8% को मल्टीप्लाई करके 6.4 आया, तो हमने 13.6 में से 6.4 को माइनस किया तो 7.2 आया, और 7.2 को 0.2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 36% आया। ये हमारा रिजल्ट आया था। ऐसे हम निकाल रहे थे KE। तो फिर मैंने आपको कहा था ये देखिए कि KE क्या है, बढ़ता जा रहा है, KE क्या है, बढ़ता जा रहा है। अगर हम टोटल कॉस्ट हमारी सेम की सेम बनी हुई है, टोटल कॉस्ट अगर हमारी कांस्टेंट बनी हुई है और हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस का वेट बढ़ा रहे हैं, जैसे केस 1 में डेट केवल 20% था, केस 2 में 50% है, केस 3 में 80% है। जैसे जैसे हम डेट बढ़ाते जा रहे हैं और KD यानी आपका कॉस्ट ऑफ डेट 8% क्या है, कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा KE बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था सॉल्व करके। एक बार जिनको थोड़ा सा दिक्कत है तो प्लीज़ MM थ्योरी पढ़ने के पहले एक बार NOI थ्योरी आप प्लीज़ पहले पढ़ लीजिएगा, राइट। तो ये जो चीज़ हम निकाल रहे थे, मतलब कि 19.2%, 36%, इसी चीज़ को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो बनाया गया है। इसी चीज़ को निकालने के लिए वाला फॉर्मूला बनाया गया है। अब देखिए जैसे कैसे हम निकालेंगे। अब देखिए जैसे अगर इसी में मैं आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके दिखाऊं, हाँ, तो अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे ये जो हमने कैलकुलेट किया था 19.2%, 36%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो कैलकुलेट किया था वो कैसे MM का फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला ये देखा, ठीक है, कि KE ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD, जो ब्रैकेट में उसको डेट अपॉन इक्विटी के प्रपोर्शन से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं कि KE हमने कैसे निकाला, KE ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू KO प्लस KO माइनस KD को डेट इक्विटी के रेशियो से हम मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब जैसे कि हम ये पहला वाला ले लेते हैं, पहला वाला, ठीक है, केस 1 को निकालते हैं। तो यहाँ KO हमारा क्या है 13.6 और हमारा KD कितना है 8%, राइट, ठीक है। तो केस 1 में हम यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और केस 1 के लिए हम KE निकाल रहे हैं लीवर्ड फर्म यानी कि जिसमें डेट है, ठीक है। तो 13.6% 13.6% प्लस 13.6% माइनस 8%, क्योंकि KO हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और डेट इक्विटी का रेशियो आपको पता है 20:80 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 0.2 0.8, राइट। अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है 13.6% प्लस 13.6 माइनस 8 5.6% को अभी हमें मल्टीप्लाइड करना है 0.2 और डिवाइड करना है 0.8,
परसेंट को हम परसेंट का सिंबल एज इट इज़ लगा रहने देते हैं, उसका 100 का इम्पैक्ट नहीं लेंगे, तो पॉइंट आंसर जो आएगा वो हमारा परसेंट में ही आएगा, इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.4% आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 13.6% प्लस 1.4%, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया 15%, राइट। और यहाँ पर देखिए आपका केई क्या है 15% है। ठीक है, अब केस 2 में देख लेते हैं। केस 2 में केवल हमारा सारा डेटा सेम है, बस डेट इक्विटी का कह लीजिए कि जो रेशियो है वो बस चेंज हुआ है, राइट। तो ये बिल्कुल सेम है, 13.6% प्लस 13.6% माइनस 8%, केवल हमारा क्या चेंज हुआ है, डेट इक्विटी का रेशियो 50-50% हो गया था, तो 0.5/0.5, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 13.6% प्लस 5.6% इंटू 0.5, ये तो आपस में ही कट जाएगा, राइट। तो 13.6 प्लस 5.6, 13.6 प्लस 5.6 आपका कितना आ रहा है 19.2%, क्योंकि ये तो आपस में ही कट गया, राइट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है 19.2%। केस 3 में आप सॉल्व करके देख लीजिए। केस 3 के ही हमें कैलकुलेट करना है लीवर्ड फॉर्म का, 13.6 प्लस 5.6, डिफरेंस हमारा 5.6 आ रहा है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, इनटू बस हमारा रेशियो क्या हो गया, आपके पास डेट 0.8 है और इक्विटी 0.2 है, तो वही चीज़ यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू निकाली जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आपका 36% सॉल्व करके आ रहा है, तो देखिए सेनो आपका मैच कर रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए आपका कितना आ रहा था 36। तो वहाँ मैंने आपको रिवर्स कैलकुलेशन सिखाया था कि कैसे प्रूफ किया था, बस तो वही उसी चीज़ को केई निकालने के लिए यहाँ पर एमएम ने क्या दे दिया है, अपना फॉर्मूला दे दिया है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दैट द केई ऑफ लीवर्ड फर्म, दैट द केई ऑफ अ लीवर्ड फर्म दैट इज फर्म एम्प्लॉइंग डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवर्ड फर्म का मैंने आपको मतलब बता दिया, इज इक्वल टू द सम ऑफ केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म एंड द रिस्क प्रीमियम ऑन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क बोर्न बाय द फर्म। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला कि केई ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस रिस्क प्रीमियम, क्यों, क्योंकि फर्म जो है वो फाइनेंशियल रिस्क जो है उसके पास है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर का जो है एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो विद द इंक्रीज इन लीवरेज, यानी जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, राइट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी केई भी क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल वही एनओआई वाली चीज़ यहाँ पे लिख रहा है। और द इंक्रीज इन लीवरेज मींस फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा और इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होगा, तो आपका कॉस्ट भी इक्विटी का इंक्रीज होगा, राइट। तो आई होप इतनी बात प्रोपोजिशन 2 आपको समझ में आ गया। प्रोपोजिशन 3 में वही जो केई की जगह मैंने ओवरऑल कॉस्ट लिखा था ना, उसी की बात कर रहा है। ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट क्या इज यूज्ड एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ लीवरेज, मतलब के वो कांस्टेंट है। फाइनली इसने क्या कहा कि वो कांस्टेंट है, ये मैंने आपको प्रोपोजिशन 1 में भी समझा दिया था। ठीक है, के वो रिमेन्स कांस्टेंट और इसको कट ऑफ की तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और इन्होंने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो आपका था, इससे बेस्ड जो हमने अभी ये वाला फॉर्मूला निकाला था वो आपको यहाँ लिखकर दिखा देना है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखकर क्या है, दिखा देना है। और ये फॉर्मूला डिराइव हुआ इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ओके, वो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ आपको बता देना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया प्रपोजिशन 3। तो एमएम में आपको ये तीनों प्रपोजिशन जो है लिखना है।
ठीक है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। उसके बाद आ जाइए एजम्पशंस पे। कुछ एजम्पशंस आपके मैच करते हैं जो एनओआई थ्योरी के जनरल एजम्पशंस थे उससे मैच करते हैं। पहला एजम्पशन, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नो टैक्सेशन, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, पहले के जनरल एजम्पशन में था। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ इशू नहीं होता, ये भी जनरल एजम्पशन एनओआई के में था। पहली चीज एमएम के एजम्पशन याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं राम राज्य, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। पहले तो मैं आपको जनरल एजम्पशन से मैच करवा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद केडी केई से कम होता है, ये एजम्पशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केडी एंड केओ जो है कांस्टेंट रहता है, ये आप एनओआई के एडिशनल एजम्पशन में जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। देयर आर फर्म्स विद सेम बिजनेस रिस्क, यानी कि सारे बिजनेस में ईबीआईटी सेम रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगा, एसेट क्या है सेम रहेगा। इसके अलावा कौन कौन से एजम्पशन सब आप यहाँ पे नए पढ़ रहे हैं। कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, कोई सिंगल इन्वेस्टर उस मार्केट में इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। राम राज्य, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, राम राज्य, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, यानी कि अगर आप शेयर को खरीदते हो बेचते हो तो कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगती है। इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और सबको अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, सबको अवेलेबल है। और जो जिसको अवेलेबल है, जिस ह्यूमन को यानी इन्वेस्टर को, वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही समझदार है। एंड दे वुड स्विच ओवर देयर ओनरशिप वेयर एवर देयर इज मोर गेन, जिस कंपनी में ज़्यादा गेन होता है, इन्वेस्टर समझदार है, वो उस कंपनी में स्विच हो जाता है, वो उस कंपनी में स्विच हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कॉर्पोरेट लीवरेज एंड पर्सनल लीवरेज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, नाइन्थ का मतलब कि अगर एक लीवर्ड कंपनी है और उसकी आप कह लो कि 10 लाख टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है और 5 लाख, मतलब 10 लाख इक्विटी है, नॉट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख इक्विटी है, ठीक है, 10 लाख इक्विटी है, सपोज 10 लाख इक्विटी है, डेट है 5 लाख, ठीक है, डेट है 5 लाख, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है और इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जितना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है उसका 50% फाइनेंशियल रिस्क है, जितना इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है उसका 50% डेट है उस कंपनी में, लीवर्ड कंपनी में। अब वो जाता है अनलीवर्ड कंपनी में, किस में जाता है, अनलीवर्ड कंपनी में, ठीक है। और अनलीवर्ड कंपनी में वो क्या करता है, 10 लाख का ही इन्वेस्ट करता है, लेकिन क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी है तो वहाँ डेट नहीं है, इक्विटी है और डेट क्या है, अनलीवर्ड कंपनी में डेट नहीं होता है, तो वो अपना फाइनेंशियल रिस्क सेम रखने के लिए 10 लाख के अगेंस्ट 5 लाख का पर्सनल लोन ले लेता है, लेकिन अपना रिस्क सेम रखता है। क्या करता है, 5 लाख का पर्सनल लोन ले लेता है, 10 लाख के साथ साथ 5 लाख का पर्सनल लोन ले लेता है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसी चीज को लिख रहा है कि कॉर्पोरेट लीवरेज, पहले वाले लीवर्ड कंपनी में कॉर्पोरेट लीवरेज था, कॉर्पोरेट डेट था, ठीक है, इक्विटी के अगेंस्ट, और जब वो अनलीवर्ड में शिफ्ट हुआ तो उसने पर्सनल लीवरेज कर लिया और फाइनेंशियल रिस्क को सेम रखा, ठीक है। खैर ये वाली जो लाइन है कि कॉर्पोरेट लीवरेज एंड पर्सनल लीवरेज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक्चुअल में MM1 में एक आर्बिट्रेज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, आर्बिट्रेज थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये उसके लिए एजम्पशन होता है, हम उतना पढ़ेंगे नहीं यहाँ पर, आर्बिट्रेज वाले न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि द इन्वेस्टर कैन बोरो और इन्वेस्ट एट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये जो पर्सनल लोन है ये इनको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो आर्बिट्रेज के लिए ये असम्पशन है, राइट। और ऑल इन्वेस्टर्स हैव सेम लेवल ऑफ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सारे इन्वेस्टर की जो रिटर्न की डिजायर है वो क्या है, सेम है,
ठीक है, किसी की कम और ज़्यादा नहीं है, सब, क्योंकि सब सेम तरीके से सोचते हैं, सबको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सब रैशनल है। ठीक है, तो ये असम्पशंस यहाँ पर जो है वो माने गए हैं एमएम थ्योरी, राइट। तो आपको अगर एमएम थ्योरी लिखने को आता है एग्जाम में, ठीक है, तो पहले तो आप बेसिकली इंट्रोडक्शन दोगे, ये लिख के, जो मैंने आपको बताया कि एमएम थ्योरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इररिलेवेंस अप्रोच की फॉलोअर है, बेस्ड ऑन एनओआई थ्योरी है। एनओआई का आप क्या बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। एनओआई का डायग्राम बनाने के बाद आप ये फर्स्ट प्रपोजिशन 1, प्रपोजिशन 2, प्रपोजिशन 3 लिखोगे, और लास्ट में जाकर एक न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करके, अगर ज़्यादा मार्क्स का, सपोज आपको 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल बनाकर, ये वाली शीट पर दिखाइएगा, आप ऐसा यहाँ पर ये आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन आप क्या बनाएंगे, सपोज आपने एग्जाम्पल में क्वेश्चन बनाया कि केओ आपने क्या लिया, 13.6% क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, केडी आपका क्वेश्चन में गिवन है कि केडी हमारा क्या हुआ, 8% हो गया। ठीक है, और आपको डेट इक्विटी रेशियोज गिवन है, डेट इक्विटी रेशियोज गिवन है, उस पे आपने निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियोज क्या गिवन है, जैसे पहले में हमने ले लिया था 2:8, 2:8। ठीक है, दूसरे में हमने लिया था 1:1, 0.5/0.5 मैंने लिख दिया 1:1। ठीक है, लास्ट में हमने क्या ले लिया था, सबसे लास्ट में हमने ले लिया था 8:2, राइट। तो इस तरीके से आप डेट इक्विटी के रेशियोज जो है वो बना दीजिएगा, और उसके बाद उस फॉर्मूले पे इस चीज़ को, इस क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले को पुट करके जो है अलग अलग जो है आप डेट इक्विटी रेशियो में इसको केई निकाल कर दिखा दीजिएगा। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, फिगर्स आप केओ हमेशा केडी से ज़्यादा रखना, क्योंकि केई केडी से ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपको मैंने समझा दिया क्या अनलीवर्ड फॉर्म में केओ और केई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको एनओआई के डायग्राम में ऑलरेडी बता दी है। और एट लास्ट जाके आपको ये जो है असम्पशंस लिख देने हैं, तो ये आपका फुल फ्लेज्ड थ्योरी क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें।